गुड आफ्टरनून। बैठे से बैठो। क्या था अपना डिस्कशन आज का? कैपेसिटेंस निकाल लीजिए। कैपेसिटर की शीट निकाल लीजिए। तो कैपेसिटर की शीट में हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2 के पार्ट 3 से शुरुआत करना था। तो कैपेसिटर की शीट में एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 के क्वेश्चन देखिए, बताइए। पार्ट 3 का कौन सा क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन। अभी देखते हैं। एक्सरसाइज 2 हो गया। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 फिफ्थ क्वेश्चन। किसको पूछना है फिफ्थ क्वेश्चन? तुम्हारे को पूछना है, पूछो। है इंडिपेंडेंट बोले तो आजाद, उससे मुक्त, जिस पे डिपेंड ना हो उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। तो ये बात समझ में नहीं आ रही, बताओ कौन सी बात समझ में नहीं आ रही? नंबर ऑफ सेक्शन कितने भी रखो इक्विवेलेंट वही रहेगा। 2 रखो तो भी वही, 3 रखो तो भी वही, है ना? कितने भी जोड़ दो आंसर वही, ऐसा कहना चाहते हैं। तो एक तरह से ये इसका सॉल्व करने का तरीका है कि राइट हैंड साइड से शुरू करो, है ना? फर्स्ट सेक्शन में जितना इक्विवेलेंट आएगा वही सेकंड का भी आना चाहिए, बस। तो फिर इसके बाद आता जाएगा। या ऐसा कर लो कि इनफाइनाइट लेंथ वाला मान लो, उसका इक्विवेलेंट जो आएगा, हाँ वही चीज इसमें उसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि एक सेक्शन कम कर दोगे तो भी वही रहेगा। इनफाइनाइट वाले का जो इक्विवेलेंट होता है ना, तो एक कम करते जाओगे तो भी हो जाएगा। हालांकि इसकी लैंग्वेज के हिसाब से करो तुम तो राइट हैंड साइड से शुरू करो। पहले एक सेक्शन का इक्विवेलेंट क्या है, फिर उसके आगे वाला इक्विवेलेंट क्या, बराबर कर दो, बस आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 6 आता है। 6 का सेकेंड पार्ट। तुम क्या कह रहे हो? 6 कह रहे हो? क्या कह रहे हो 6 में? हाँ, देखो देखो। तो एक्सरसाइज 2 के पार्ट 3 में अब कोई डाउट नहीं रहा। 16 नंबर के क्वेश्चन में सेकंड में किसको डाउट है भाई? तुम दोनों को डाउट है आपस में? मतलब तुम पूछ रहे हो, तो तुम पूछना क्या चाहते हो बताओ, सवाल के अलावा। सवाल मत पूछना, सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछना कि क्वेश्चन क्या है। तुम दोनों का अलग अलग क्वेश्चन होंगे ना, मतलब क्वेश्चन नंबर सेम है, क्वेश्चन में क्वेश्चन अलग होगा। ये तो हो ही सकता है ना। तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है, तुम्हारा बस इतनी समस्या हो रही है कि आंसर नहीं आ रहा है।
बाकी कर तो रहे हो। देखो दो लोग कह रहे हैं कि आ रहा है आंसर, तो इसका मतलब ये हो गया कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारा भी नहीं आ रहा है। लाओ फिर तो इधर लाओ, इतने लोग कह रहे हैं नहीं आया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। देखो ऐसा है कि यहाँ तो लग रही रिवर्स सिमेट्री, तो लगा दो। लगाया कि नहीं लगाया? क्वेश्चन नंबर 2, देखो कुछ लोगों का ये चैप्टर उड़ गया होगा अब तक, क्योंकि उन्होंने करंट वाले में मेहनत नहीं किया, उनका कैपेसिटर सॉल्व ही नहीं हो रहा होगा। जबकि बहुत ही इजी चैप्टर है ये, जिसको आ गया उससे पूछो कि आसान है एकदम। तब इसमें दो दो चार चार और बीच वाला भी चार, ठीक है। अगर मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर दूं तो अपन ऐसा करते हैं कि इसका पोटेंशियल 0 मानते हैं, ये V है तो ये V हो गया, है ना। अगर इसका पोटेंशियल हम X मानते हैं, रिवर्स सिमेट्री से इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस X होना चाहिए, तो इसका पोटेंशियल V माइनस X हो गया। अब हमको ये करना है कि X पता करना है, तो इन तीनों प्लेट का टोटल चार्ज का सम 0 होगा। वो लिखना भी तो आना चाहिए, 0 कैसे करोगे? तो इसका कैपेसिटेंस 4 है, इसका पोटेंशियल X है, इसका V, तो 4 इंटू एक्स माइनस वी, ये इस प्लेट का चार्ज होगा। इसका चार्ज लिखना चाहते हैं x माइनस 0 इंटू 2, और इस वाली प्लेट का लिखना चाहते हैं 4 इंटू इसका पोटेंशियल माइनस उसका पोटेंशियल, x माइनस v माइनस एक्स, ऐसा हो गया, इक्वल टू 0, है ना। क्या कह रहे हो? अब आगे अभी भी नहीं होगा, अभी देखो क्या होगा। इसको अपन काट देते 2 से, 2 के टेबल से कट रहे हैं, बाकी 2 रख लेते हैं, तो 2x माइनस 2v प्लस एक्स, 2x माइनस 2v प्लस 2x, 2v 2v 4v, 2x x 2x 2x 7x 4v, तो x की वैल्यू आ गई 4v बाय 7, 3v बाय 7। अब हमारे को कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट निकालना है, वो कैसे निकालते हैं? तो वो ऐसे निकालते हैं कि जो यहां से Q गया और जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, रूल होता है कि इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटर से रिप्लेस करो और वही बैटरी लगाओ और वही चार्ज आना चाहिए, तो Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी होता है। तो अब जो इन पे चार्ज आने वाला है वो किसके बराबर हो? Q1 प्लस Q2, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो C इक्विवेलेंट इंटू वी। अब Q1 इस वाली प्लेट का चार्ज हो गया, तो ये कितना हो गया 2 इंटू इनका पोटेंशियल डिफरेंस 4v बाय 7 प्लस इसका चार्ज लिखना है 4 इंटू 3v बाय 7, v उड़ जाएगा 8 प्लस 7, 8 प्लस 12 ना 20, 4 2 8, 4 3 12, 20/7। क्या कह रहे हो? क्या ऐसा दिया है? तो क्या दिक्कत आ गया? बोलो भी क्या दिक्कत है? रिवर्स सिमेट्री कोई बात नहीं, नहीं लगाने से भी आता है।
लगाने से थोड़ी आता है, नहीं लगाने से भी आता है। अब मैंने इसमें इतना ही फर्क पड़ा है लगाने से कि एक इक्वेशन ही लिखा है बस, तुम दो लिख दोगे और क्या है, एक इधर की लिख दोगे उधर की लिख दोगे, दो इक्वेशन से एक्स और वाई सॉल्व कर लोगे, आंसर तो फिर भी आएगा, है ना। देखना कि क्यों नहीं आया अभी भी तुम्हारा आंसर नहीं मिला है। कुछ लोग सोचते हैं कि इन्होंने सवाल पूछा मैंने बता दिया, है ना, तो सवाल बताने से इनका डाउट क्लियर नहीं हुआ है। डाउट क्लियर तब होगा कि जो उन्होंने गलती करी वो गलती ना हो फिर से, वो जब तक दूर नहीं होगी फिर वापस गड़बड़ हो जाएगी, बताई बात तो भूल जाएंगे हम, जो अपने हाथ से हम करते हैं वही याद रहता है, दूसरों की बताई हुई बातें हम भूल जाते हैं, बस ऐसा लगता है आता है पर हो नहीं पाता, है ना। तो और आगे बढ़िए, पार्ट 3 में अब क्वेश्चन नंबर 16 पूछे थे, 16 क्वेश्चन में पूछा है कि कितनी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर्ड है, क्या दिक्कत आ रही बताओ भाई। ऐसा सब किया पर हुआ नहीं, कुल मिला के हमें तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो तुम ये बता सकते हो कि जो राइट साइड का रास्ता जा रहा है उसमें कितना करंट जा रहा है, हैं? ऊपर से स्टार्ट करेंगे, 1 एम्पियर ऊपर से आ रहा है, इधर से 2 आ रहा है, तो 3 जा रहा है ना, तब अब लिख लो उसमें क्या दिक्कत है। अब ये वाला कैपेसिटर है, यहाँ का रेजिस्टेंस पता है, यहाँ का रेजिस्टेंस पता है, यहाँ का रेजिस्टेंस पता है, इसका पोटेंशियल हम कुछ मान लेते हैं 0 है, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना आएगा, 5 ओम है ना ये, 3 एम्पियर, तो -15 वोल्ट, फिर इसके बाद में ये 2 ओम है, इसमें जा रहा है 3 एम्पियर, तो ये कितना हो गया, माइनस -21 वोल्ट। फिर इधर देखो, अब यहां से करंट आ रहा है 1 एम्पियर, यहां से करंट आ रहा है 2 एम्पियर, ठीक है। अब कैपेसिटर की ब्रांच में तो जाएगा नहीं, है तो रास्ता बंद है, तो इधर कितना गया 3 एम्पियर, इधर जाएगा 6 एम्पियर, और ये कितना ओम है 2, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या आएगा, IR -15, वो 0 वोल्ट, ये -15 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 15 का हाफ CV², नहीं आ रहा इससे, क्या कर लिया था, बैटरी वाले से कोई मराई थोड़ी मानो, जहां चाहे वहां 0 मानो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, कहानी लास्ट में यहाँ पर कुछ एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा ना बैटरी से घूमते घूमते, एक्स के बाद की स्टोरी तो यही होगी, और एक्स और इसका डिफरेंस तो 15 ही आएगा, बैटरी वाले कुछ मानने से फर्क थोड़ी पड़ेगा। अब तुम करंट यहाँ गलत लिखोगे तो गलत हो जाएगा, उसमें क्या, ठीक है। अब बताइए, और पार्ट 3 में कोई और प्रश्न नहीं है ना। 17 में क्या कह रहे हो, बैटरी को सीरीज में ले सकते हैं क्या, सीरीज में है तो ले लेंगे, क्या दिक्कत, एक ही लूप है, सिंगल लूप है ना, बीच बीच में कैपेसिटर आ गया, एक ही तो लूप दिया है, सिंगल लूप है तो ले लो, क्या दिक्कत है, केवीएल लगाओगे तो अपने आप ही जुड़ेगा घटेगा, बस घट रहा है कि जुड़ रहा है ध्यान से रखना,
एक ही तो लूप है, उसमें क्या तो सीरीज लेना, अपने आप ही ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। केवीएल लगाओगे तो ऐड हो जाएगा, सामने सामने आ रहा है कि उल्टा आ रहा है, सब हो जाएगा अपने आप। हाँ, बड़ा ताकतवर होगा। परंतु हाँ ले आओ, कोई दिक्कत। पोटेंशियल डिफरेंस स्पेसिफिक पॉइंट्स के बीच पूछा है तो उससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो पॉइंट हट जाएंगे फिर। तो पोटेंशियल निकालने के लिए हमको जो जहां रखा है वही रखेंगे, ठीक है। कुछ चार्ज करंट निकालने के लिए कर लो एक बार के लिए, फिर उसके बाद पोटेंशियल लिखते हो तो ओरिजिनल सर्किट पे जाओ, ठीक है। बिना रेजिस्टेंस की बैटरी का इक्विवेलेंट उतना ही हो जाएगा जितनी की बैटरी है, ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट 4 में। पार्ट 3 कंप्लीट हो गया, 4 में चलिए। बताइए पार्ट 4 के कोई क्वेश्चन में दिक्कत है क्या? क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी का पी। कैपेसिटर शुरुआत में अनचार्ज है, फिर हमने की को क्लोज किया तो हो गया कैपेसिटर चार्ज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ सेल्स कैन नेवर बी सेम। इन दोनों सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कदापि बराबर नहीं होगा। नहीं होगा कि होगा, हम तो बता देंगे भी इक्वेशन लिख के, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी वाला पार्ट। बैटरी आमने सामने, इनके कुछ रेजिस्टेंस भी है कि हमने क्लोज कर दिया, तो ये E1 E2 है। देखो इसमें कुछ बात इस तरह की है कि अनचार्ज था ये कैपेसिटर, और कौन बड़ा है E1 E2 में से? कोई बताया नहीं, E1 बड़ा है, ऐसा प्रश्न में दिया गया है ना। हो गया, तुमको लगा पर पढ़ा नहीं, बिना पढ़े लगाते रहते हैं, घर बैठे बैठे भी गलत पढ़ लेते हैं, आंसर नहीं आता फिर भी सही नहीं पढ़ पाते हैं। क्यों आता है ऐसा? क्योंकि हम बायस्ड होते हैं कि हम सही हैं, जो सोचते हैं हम, न्यूट्रल नहीं होते। नहीं आए तो स्वीकार करो, नहीं आए फिर चेक करो, फिर ढूंढ लो, है ना। अब इसके बाद तीसरे से वो अगला पैराग्राफ तो हो ही गया। मतलब पार्ट 4 आसान था एकदम। तीसरा क्वेश्चन ईएमएफ ऑफ बैटरी वाला सवाल। देखो 3 4 वाले में क्या करना है, हमको कुछ दिया है क्वेश्चन में, वो पढ़ लेना। C1 C2 C3 इन्होंने ग्राफ दिया हुआ है, C3 वर्सेस V1। इस तरफ V1 और इस तरफ C3, यही ना। अब इसमें 2 से लेकर के आगे तक जा रहा है। तो क्वेश्चन में ये कि C3 की वैल्यू जब 0 है, C3 जब 0 है, ये वाला। अच्छा देखो कैपेसिटेंस 0 का क्या मतलब होता है? C3 0 होने का क्या मतलब समझते हो आप? ओपन सर्किट। कितना चार्ज देना पड़ता है एक पोटेंशियल डिफरेंस लाने के लिए? वही कैपेसिटेंस होता है, चार्ज ना देना पड़े। तो पॉइंट साइज का जो वायर होता है उसका एरिया 0 होता है, तो उसका कैपेसिटेंस 0 हो जाएगा ना।
तो इसका मतलब जीरो होने का मतलब हो गया कि तार हटा के ऐसे ऐसे पॉइंट बना दो। तो ये तो हो गया जब C3 0 है। जब C3 0 है तो V1 की वैल्यू 2 वोल्ट है, ठीक है। और जब C3 इनफाइनाइट है तो ये 10 वोल्ट के पास चला जाता है। तो V1 तो इसके क्रॉस आया, ये आ गया 2 वोल्ट। 2 वोल्ट है जब ऐसा है। और जब इनफाइनाइट होता है, कैपेसिटेंस इनफाइनाइट होता है, तो डिस्टेंस जीरो होता है क्या, ए एफ नॉट बाई डी। डी जीरो हो गया ना प्लेट्स के बीच का। तो इसका मतलब प्लेट चिपका दिया। प्लेट चिपका दिया, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ये C3 इनफाइनाइट हो गया। C3 इनफाइनाइट हो गया तो इसमें कोई चार्ज ठहरेगा नहीं, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ही नहीं, जीरो आ गया। तो उस समय 10 वोल्ट है, तो इसका 0 वोल्ट है ना, 0 वोल्ट। तो उस समय इसका 10 वोल्ट, जो V1 की वैल्यू है। तो ये 0, ये 10, तो ये 10 हो गया। तो बैटरी 10 वोल्ट की होगी केवीएल की इक्वेशन से। V माइनस 10 माइनस 0 इक्वल टू 0। इन दोनों का मिला के ये होगा, ठीक है। अब ये 10 है, ये 2 है, तो फिर ये 8 हो गया। ऐसे कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। कैलकुलेट करने से आ रहा है क्या, कि ऐसे बोल रहे हो? क्यों, ऐसा क्यों होगा? क्यों, ऐसा किसने बोल दिया? तो इक्वेशन से प्रूव करो ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो सही है वो करो। इसमें क्या कर रहे हैं कि स्विच को इधर उधर कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत बार करेंगे तो लास्ट में क्या होगा ये सोचो। अब आखिरी में क्या होगा, जैसे पहले चार्ज होता है ना। तो एक टाइम कांस्टेंट के लिए चार्ज होता है तो कितना परसेंट होता है वो, 63% चार्ज होगा। फिर जितना भी चार्ज हो गया उसका 37% बचेगा, है ना। तो पहले वाला क्यू स्टेडी स्टेट है, इतना आना था। तो एक टाइम कांस्टेंट में हो गया 0.63 ऑफ क्यू स्टेडी स्टेट, ये आएगा। फिर डिस्चार्ज होगा तो इसका डिस्चार्जिंग में इसका 0.37 ऑफ 0.63 क्यू स्टेडी स्टेट, है ना। अब चार्जिंग में क्या होगा, नहीं अब तो जीरो नहीं रहा ना चार्जिंग में, पहले अभी चार्जिंग में पहले से जीरो नहीं है। तो अब ये है कि चार्ज तो ज्यादा हो रहा है, अपन को ऐसा लग रहा है। डी वाला तो ऐसे नहीं आ रहा है क्योंकि डिस्चार्जिंग का ग्राफ गलत है। तो जो अपने ग्राफ हो सकते हैं उसमें से कंपटीशन है हमारा ए और सी में। ए और सी में से छांटना है हमको। डी आंसर दिया है। सी आ तो रहा है, सी तो हमारा आ रहा है। एक्सरसाइज 2 हो गया है। अब एक्सरसाइज 3 में आ जाते हैं। एक्सरसाइज 3 का दोनों पार्ट दिया था, आप लोगों ने कर लिया, कुछ बोलना चाहते हैं? फोर्थ क्वेश्चन, हाँ।
थर्ड का चूज द करेक्ट ऑप्शंस इग्नोरिंग एज इफेक्ट, सच्ची बात चुनिए। तो अपन से इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो पूछा है, तो हम ये जानते हैं कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो एक होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस होता है ना। तो E1 की वैल्यू V/D होगी और E2 की वैल्यू भी V/D होगी, तो E1 बराबर E2 होगा। ऐसा क्लास में भी करवा रखा है, आज से नहीं करवा रहे, ये सवाल बहुत दिनों से करा रहे हैं। 2014 में आ भी गया एग्जाम में, इससे पहले से पढ़ा रहे हैं सब। हाँ, वो भी क्लास में प्रूव किया था कि के क्यू लगाने से क्या हो रहा है, जो डाइलेक्ट्रिक वाला हिस्सा है उसमें क्यू के टाइम्स हो जाएगा, और फिर 1/k करेंगे तो वापस वही आ जाएगा, क्यू की वैल्यू में डिफरेंस आ जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होता है कि सवाल में क्यू कांस्टेंट होता है कि वी कांस्टेंट होता है, तो वो फॉर्मूला लगाओ जो कांस्टेंट होता है। उल्टा वाला क्यों लगाते हो, क्योंकि इसमें टाइम खराब होगा। तो इस तरह से इसमें वी कांस्टेंट दिया तो फॉर्मूला वी वाला लगाओ, है ना। फॉर्मूला क्यू वाले से भी आएगा, टाइम ज्यादा लगे। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन, अच्छा देखो फोर्थ क्वेश्चन जो था, ऐसा अपन ने क्लास में किया 4 टुकड़ों में बांटना पड़ेगा, फिर उसका इक्विवेलेंट आएगा ना। आप लोगों ने गलत किया था, फिर सही बताया था, फिर सही समझ में आ गया, वही यहां लगा दिया और हो गया। आंसर मिल रहा है क्या उसे, आ रहा है। अब इसके बाद 6 क्वेश्चन आए, 6 नहीं हुआ ना, समझ गया मैं, नहीं हो सकता वो। देखो 6 जैसा क्वेश्चन जो है एग्जाम टाइम में सामने करने वाले लोग चाहिए, बहादुर लोग। ऐसा क्वेश्चन आप घर पे नहीं कर पाए हो, ये तो विद्यार्थियों ने पहली बार ही, जैसे जो आपने थ्योरी पढ़ा वैसी थ्योरी वो भी पढ़ के गए होंगे पिछले साल वाले, है ना। तो सभी ईयर में यही पढ़ाया जा रहा है क्लासेस में, फिर एग्जाम में ऐसा सवाल अचानक से आए 2016 में। तो अब देखो इसको कैसे करना था, है ना, विद इन द एग्जाम कैसे दिमाग लगाने की बात आ रही है। सवाल धैर्य पूर्वक पढ़ना, नई परिस्थिति के अंदर धैर्य बनाए रखना। सबसे पहले तो होता है कि पेपर में से इजी इजी क्वेश्चन करके निपटा लो। 90 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है, 100 नंबर ले आओ, है ना। आईआईटी में सीट मिल रही है तो अपने 100 नंबर तो लेके आ ही सकते हैं, तीनों सब्जेक्ट के मिला के छांट छांट करके। इस बार के बच्चों से भी बोल रहा हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे इस साल इसीलिए रह गए क्योंकि वो गलत करने वाले सवाल छांट नहीं पाए कि मेरे इनमें गलत हो जाता है। अगर वो उनको अलग कर देते और कुछ भी नया नहीं करना था, जिनको गलत किया था ना सिर्फ उनको हाथ नहीं लगाते, तो इस समय कॉलेज में होते वो अभी पढ़ रहे हैं, है ना। कुछ 15,000 रैंक, 13,000 रैंक ऐसा करके। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास कैपेबिलिटी होते हुए, जानते हुए, हमने जो माइनस प्राप्त किया अगर वो भी ना प्राप्त करें तो भी हमारा सिलेक्शन हो जाता है। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना जानने की जरूरत है कि ये मेरे से गलत हो सकता है, मैं इस पे हाथ नहीं लगाऊं। तो इसलिए हमेशा अपना एनालिसिस करो कि मैं क्या सही करता हूं, क्या गलत करता हूं, सही क्या गलत क्या, एकदम स्पष्ट होते जाओगे तो उससे भी फायदा होगा। अभी देखो ये क्वेश्चन कैसे करना है, बताना कि करने लायक था भी कि नहीं था, है ना। पहले ये सवाल पे अपन सबसे लास्ट में जाएंगे, सबसे पहले तीनों सब्जेक्ट में से इजी सवाल छांटेंगे, पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके रखेंगे। देखो इस क्लास में जो उपस्थित बच्चे हैं, कुछ लोग अभी करंट और कैपेसिटर से मारे जाएंगे। मैंने बोला था करंट का सजा मिलेगा, जो केसीएल केवीएल को नहीं पकड़ पाएगा उनको सजा अभी कैपेसिटर में मिलना शुरू हो गया होगा। रेस्टलेसनेस बढ़ने लग जाता है, फिर वो मैग्नेटिज्म तक तो क्लास में घुसने से दिक्कत हो जाती है, क्लास में एब्सेंट होने लग जाता है, फिर उनका मैग्नेटिज्म उड़ जाता है पूरा ही। इन चैप्टरों में तो वो घर जाके मेहनत कर ही लेते,
जो पीछे रह जाते हैं ना वो घर जाके अब कैपेसिटर में मेहनत करेंगे, है ना, इसमें मेहनत करेंगे, केसीएल केवीएल में आप मेहनत करने लगे, तब तक उनका मैग्नेटिज्म उड़ जाएगा। अगर वो क्लास में उपस्थित नहीं रहेंगे तो दबाव में क्लास में बैठे रहना, है ना, पिछला होमवर्क रह रहा है, समझ में पिछला वाला ही नहीं आ रहा है, मुश्किल होता है, पर वो करना होता है। क्लास के अंदर धैर्य बना के रखना होता है, जो नई बात बताई उसको कैच करते रहना होता है, सारी नई नई में से इजी इजी बातें इकट्ठा करते जाना है। हर चैप्टर में कठिन बात होगी, चैप्टर नहीं छोड़ना है, लोग चैप्टर ही छोड़ देते हैं। पूरे चैप्टर में से कठिन, जैसे मान लो ये कठिन सवाल है तो इसको छोड़ भी देंगे तो भी सिलेक्ट हो जाएंगे, है ना, पर ये सवाल आखिरी में मौका मिलेगा, छांट के करेंगे तो दूसरे सवाल कर लेंगे तब इसका नंबर आएगा। अभी देखते हैं कि कठिन है भी कि नहीं, है ना, ठीक है। तो इसमें दे रखा है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग इनफाइनाइट शेल है, जिसका रेडियस आर है उसके एक्सेस के ऊपर है, और स्पेस जो है वो एक डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ। तो ये कोई सिलेंडर है, मतलब ये कह रहे हैं शेल है, ये माने खोखला है, ये अंदर खाली जगह, इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस आर है, और इसको हमने एक मटेरियल से भर दिया है, एक मटेरियल से भर दिया। वो जो मटेरियल से भरा है उसका कुछ जानकारी दिया है परमिटिविटी का। इसके सेंटर पर, इसके सेंटर पर एक वायर रखा है, सेंटर पे एक वायर रखा है, ऐसा कुछ, ये लैम्डा कूलम पर मीटर वाला, इस पे चार्ज, और इसके चारों तरफ कंडक्टिंग मटेरियल दिया हुआ है, और इसमें बीच में चार्ज दिया हुआ है। तो ये चार्ज ऐसे फैलने लग जाएगा, डिस्चार्ज होने लग जाएगा ये, ठीक है। तो इन्होंने हमसे पूछा है कि सब कुछ बता दिया है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मटेरियल का दे रखा है, ओम का नियम लागू मान लेना, और करंट डेंसिटी किसी भी पॉइंट पर टाइम के फंक्शन में कैसे वेरी करेगी ये हमें बताना है। किस पॉइंट पे पूछ रहे हैं? एट एनी पॉइंट इन द मटेरियल, किसी भी एक पॉइंट पर बात करना चाहते हैं। तो हम ये जानते हैं, मान लेते हैं कि किसी टाइम टी पर, देखो t इक्वल टू 0 पर इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा नॉट मान लेते हैं एक बार के लिए, और t टाइम पर चार्ज डेंसिटी जो है लैम्डा हो गई, ठीक है। चार्ज डेंसिटी लैम्डा हो जाने से हम ये जानते हैं कि यहां से कोई r रेडियस पे जाए, यहां से r रेडियस पे जाए, यहां से स्मॉल r डिस्टेंस, स्मॉल r, तो हम ये जानते हैं कि इसकी वजह से आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा 2k लैम्डा अपॉन r, ये फॉर्मूला होता है, k की जगह अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख लेते हैं, तो 2 पाई आ जाएगा ना, थोड़ा कट कर लेते हैं इसको, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ऐसा कब होता है? जब वैक्यूम होता है, पर यहाँ तो मीडियम रखा हुआ है, तो इसके अंदर इसका एप्सिलॉन r गुणा कर लेंगे, जो भी इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इससे हमें क्या मिल गया कि r डिस्टेंस पर किसी टाइम t पर, ये बात है किसी टाइम t की, r डिस्टेंस पर t टाइम पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि करंट डेंसिटी बराबर सिग्मा ई, है ना, पढ़ा हुआ है हमारा ओम्स लॉ, इसी को कहते हैं हम। तो करंट डेंसिटी बराबर सिग्मा ई, तो करंट डेंसिटी की वैल्यू मिल गई हमें, तो यहां पर सिग्मा इंटू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू एप्सिलॉन r। अब इसमें चक्कर ये पड़ रहा है कि लेमडा और जे की प्रोपोर्शनलिटी आ गई। अब लेमडा खुद टाइम का फंक्शन है ना, तो लेमडा खुद टाइम का फंक्शन है, तो लेमडा हमें मालूम करना पड़ेगा टाइम के फंक्शन में। जब इसको रखेंगे तो जे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमको मिलेगा। अब वो हम कैसे पता करें?
तो इसको ऐसा पता करना पड़ेगा कि इसमें जो जे होता है करंट अपॉन एरिया, है ना। तो करंट अपॉन एरिया कर लेते हैं, एरिया सामने आने वाला एरिया। तो करंट को आप लिख सकते हो जैसे किसी भी समय पर इस पर क्यू चार्ज है ना, और जो यहां से करंट जा रहा होगा इस तरफ, चारों तरफ ऐसे निकल रहा होगा, उस तरफ ऐसे निकल रहा होगा, तो उससे ये चार्ज घट रहा होगा। तो करंट को आप लिख सकते हो माइनस टी क्यू बाई डी टी। ये जो बीच वाला सेंट्रल वायर है, अगर इस पे क्यू चार्ज है तो इससे निकलने वाला करंट हो गया माइनस डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, करंट की वैल्यू माइनस डी क्यू बाई डी टी हो जाएगी अगर क्यू चार्ज है। और क्यू की वैल्यू आप लिख सकते हो लेमडा इंटू एल, अगर इसकी एल लेंथ मान ले तो माइनस डी क्यू बाई डी टी क्या हो गया, माइनस डी लेमडा बाई डी टी इंटू एल। ये आ गया ना करंट, माइनस डी लेमडा बाई डी टी इंटू एल। रख दू यहां पर जे की जगह करंट अपॉन एरिया, तो माइनस डी लेमडा बाई डी टी इंटू एल। ये तो हो गया करंट अपॉन जिसमें हमने करंट माना उसकी लेंथ एल माना, है ना। इसमें से टोटल करंट जो जा रहा है, तो इसका सामने आने वाला एरिया कितना हो गया, 2 पाई आर एल। तो 2 पाई आर एल सिग्मा लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू आर। देखो 2 पाई आर, एल से एल उड़ गया, बचा क्या फिर, माइनस टी लेमडा बाई डी टी इज इक्वल टू लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू सिग्मा। कांस्टेंट कांस्टेंट बचे, बाकी सब भागे। कठिन परिस्थिति में सब लोग भाग जाते। ये लो भाई, यहां पर 0 से टी हो गया, लेमडा नॉट से लेमडा हो गया, तो लेमडा ये क्या होता है, एलन आ जाएगा। ये माइनस उसको भेजो भाई, किसको भेजे, पड़ोसी को। इस पड़ोसी को माइनस दे दिया, एल एन लेमडा बाय लेमडा नॉट और माइनस सिग्मा टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, उधर भेज दिया उसको। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, लेमडा नॉट ई टू दी पावर एक्सपोनेंशियली घटेगा, है ना। एक्सपोनेंशियली घटेगा तो यहां रख देंगे, तो जे भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। तो करंट डेंसिटी ऐसे टाइम, कौन सा सवाल कौन सा पकड़ लेंगे, एक्सपोनेंशियली वाला, सी वाला ऑप्शन। -1 मिलता है इसमें साइड में लिखा हुआ है गलत करने पर, तो -1 का रिस्क ले लें, आ गया ना। अच्छा देखो, कुछ विद्यार्थी तो इतना कैलकुलेट नहीं करते, जो थोड़े चालाक लोग होते हैं वो ये समझ जाते हैं कि करंट डेंसिटी लेमडा के फंक्शन में आ रही, वो जो इतना तो लिख लेते हैं जो ऊपर लिखा है ना। फिर उनका पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लेमडा की डिपेंडेंट है, जैसे जैसे लेमडा कम होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा तो करंट कम होता जाएगा। ये जो होता है ना प्रोपोर्शनलिटी वाला फार्मूला, कि वैल्यू घटती है तो जैसे अपन कहते हैं माइनस डी क्यू बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू क्यू आ रहा है, इस तरह की चीज हो रही है, तो इन सबका एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है ना। जो भी चीज संख्या के प्रोपोर्शनल आ जाती है, करंट जो है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल आ जाता है, तो फिर डी क्यू बाई डी टी क्यू के प्रोपोर्शनल आता है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग आएगा। तो किसी का डेरिवेटिव जब उसी संख्या के प्रोपोर्शनल आ जाता है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है। ऐसे पढ़े लिखे तेज बच्चे समझ जाते हैं कि इसमें एक्सपोनेंशियल आएगा।
तो एक्सपोनेंशियल वाला हिसाब लगा देंगे, स्ट्रेट लाइन तो तुरंत रिजेक्ट करेंगे, और फाइनली करंट डेंसिटी जीरो होनी है, इसमें किसी जगह कांस्टेंट क्यों होगी, तो ये आखिरी वाला रिजेक्ट हो जाएगा, पहले वाला रिजेक्ट हो जाएगा, और बीच में ऐसा ग्राफ क्यों होगा, ऐसा कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा है, तो सी को तुरंत टिक मार देंगे, ऐसे कैलकुलेट भी नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा कर लेंगे। तो अब आप बताओ कि ये सवाल कैसा, कठिन था कि आसान था? अब देखो एग्जाम टाइम में ऐसा सोच पाना कठिन बात है कि एक वायर है, इसमें इसकी पंक्तियों से तो लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। देखो सॉल्व करने के बाद आप सब जोड़ोगे तो सारी कड़ियां जुड़ जाएंगी। एक तस्वीर फाड़ के दे रखी है, इसे फोटो एक बार मिला के दिखाएंगे तो फिर वो इससे दिख जाएंगे, हाँ अच्छा ये वही वाला हिस्सा है, बिखरे हुए इससे दिखते नहीं है कि कौन इसमें कौन सा चित्र आ रहा है। बचपन में ऐसे फोटो मिलाने वाला किया होगा भी काम। तो फिलहाल ये कैपेसिटर के नाम पर इसमें कुछ है क्या? कैपेसिटर बताओ, कैपेसिटर चैप्टर का क्या लगा इस, वो एप्सिलॉन आर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इतना टाइम्स हो जाता है ना, ये बात है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या होता है, ये वाली बात हमने इसी चैप्टर में सीखी, इसलिए वो यहां पर है, नहीं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है। कुछ कहना चाहते हो? वोल्टेज वाले से कैसे करें, क्या किसका वोल्टेज? ये कैसे मालूम कैसा होगा? कहाँ पे, किस में रुकी, ये सवाल कहाँ किया आपने? हाँ वो वहां वाले चैप्टर के सवालों में कह रहा हूँ, वो सवाल जब भी करें तो कर लेना, यहाँ क्यों कर रहे हो? आंसर देखने के बाद तो लग ही रहा है, पहले कहाँ लग रहा है? आंसर देखने से हमें बहुत मेथड मिलते हैं, एक बार बस पीछे वाला आंसर देखो, एक्सपोनेंशियल है, ई की पावर होगा कुछ, मान लेते हैं, ऐसा पढ़ा रखा है क्लास में बहुत बार, कैपेसिटर में ई की पावर आया है, तो इसमें कैपेसिटर का तो कोई थ्योरी नहीं लगाया हमने, अगर सही से समझे तो मैंने कैपेसिटेंस तो इसमें कहीं लिया ही नहीं, तो कैपेसिटर वाले ग्राफ पे जा क्यों रहे हैं, कैपेसिटर वाली इक्वेशन पे क्यों जा रहे हैं? यहाँ ई की पावर का मैंने एक लॉजिक दिया है, बड़ी बात है ये, कि जब भी कोई किसी का डेरिवेटिव उसी के प्रोपोर्शनल हो तो फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, और उसमें माइनस साइन आ रहा है, जैसे घटने की रेट n के प्रोपोर्शनल है तो वहां एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ आता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बताइए। अब 11th क्वेश्चन देखो भाई, 11th क्वेश्चन इंटीग्रेशन आप पढ़ चुके होंगे, उसी का सवाल है, फिजिक्स का सवाल नहीं, मैथ्स का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि क्या कहना चाह रहा है। इन्होंने कहा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया ए और सेपरेशन उनके बीच में डी है, ये दोनों पैरेलल प्लेट हैं, इनका एरिया ए, एरिया प्लेट का ए है और डिस्टेंस डी है। अब हमने क्या किया है कि इनके बीच में बहुत सारे एक के बाद एक अलग अलग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स n(n-1 n-2), इन्होंने ये कहा कि कैपेसिटर के बीच में
बहुत ही पतले पतले डाइलेक्ट्रिक की लेयर्स डाल दी, जैसे कागज है ना, अलग अलग रंग के कागज, ऐसी कॉपी लेके आए जिसमें सारे अलग अलग रंग के कागज है ना, वैसा कुछ। तो इन्होंने नंबर वाइज ये बताया कि हर एक का थिकनेस D/N है, टोटल N हो गया ना, ये आखिरी वाला कैपिटल N नंबर है, तो एक की थिकनेस D/N हो गई, किसी भी एक की थिकनेस ये, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट N नंबर, कोई भी बीच वाला, कोई बीच वाले का नंबर लगाए भाई, ये लो बीच वाला आ गया, इसका नाम M है, ये 1 हो गया, ये N हो गया, आखिरी वाला ये M नंबर वाला है, तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Km के बारे में ये कहना चाहते हैं K इंटू 1 प्लस M/N, ये इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसका मिला के टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा ये निकालना है, फिर उसमें वो अल्फा कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, वो बताना क्या है। तो इसके अंदर सॉल्व करने का तरीका तो यूं है कि ऐसे करते हैं हम कि यहां से कोई x डिस्टेंस ले लेते हैं, कोई भी x डिस्टेंस ले लेते हैं, और dx थिकनेस ले लेते हैं, हमें तो ऐसे अच्छा लगता है, ठीक है, x डिस्टेंस dx थिकनेस। तो अगर x को अपन m वाला मान लेते हैं, जहां पर m पहुंच गया, ऐसे ही कर लो कि m यहीं पहुंचा देते हैं, ये m हो गया, यहां पर ये m नंबर वाला है, तो x की वैल्यू हो जाएगी m इंटू डेल्टा, ये सिग्मा लिख दिए, डेल्टा m इंटू डेल्टा, m इंटू डेल्टा x हो गया ना। अब dx क्या हो जाएगा, dm थोड़ी m तो नंबर हो गया ना, dx की वैल्यू डेल्टा के बराबर हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट, जितने के लिए कांस्टेंट मान सकते हो, जितने डिस्टेंस के लिए k कांस्टेंट मान सकते हो, वो डेल्टा ही डिस्टेंस है ना, क्योंकि विड्थ वही है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा, तो अब मैं ये सारे के सारे क्या आ गए, सीरीज में आ गए ना। सीरीज वालों का इक्विवेलेंट क्या होता है, फॉर्मूला 1/1 वाला होता है, तो 1/, तो सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो गया 1/, इंटीग्रल 1/c, ये होगा, ठीक है। ऐसा करते हैं हम, तो अब इसमें लिख लेते हैं हम। अब इस वाले का एरिया तो हो गया 1/, के तो उसका m वाले का k जो है ना, वो लिख लेंगे अपन, यहां से m की वैल्यू उठा के रख देंगे, तो k इसका आ जाएगा km, km का मतलब हो गया kx, x पोजीशन वाले का, k इंटू 1 प्लस m की जगह x बाय डेल्टा, डेल्टा हो गया D/N, n ऊपर चला गया, तो k की जगह वो आ गया k इंटू 1 प्लस xn बाय d, एप्सिलॉन नॉट बाय d, है ना। n और n कैंसिल हो जाएगा, अच्छा एक n था, तो यहां से एक n नीचे रखा ना, तो डेल्टा की जगह से n कैंसिल हो, m की वैल्यू की x अपॉन डेल्टा इंटू n, डेल्टा की वैल्यू D/N, और यहां पर एक n था, हाँ ये n कट जाएगा, ये वाला n कट जाएगा, और यहां पर ये वाली वैल्यू तो dx आ जाएगी, है ना, जो डिस्टेंस है,
dx है ना इसका, तो dx लिख दिया। अब आप इसे इंटीग्रेट कर लो, के ए एप्सिलॉन ऊपर ले जाएंगे, डी भी ऊपर ले जाओ, तो क्या आ गया ये? डी थोड़ी ऊपर जाएगा, डी तो यहाँ आएगा, के ए एप्सिलॉन ये ऊपर चले जाएंगे, के ए एप्सिलॉन अपॉन डी, और ये इंटीग्रेशन आ गया डी एक्स अपॉन डी प्लस एक्स। एक्स का लिमिट 0 से लेके आखिरी डिस्टेंस क्या होगा? 0 से डी तक, है ना? तो अब देखो क्या आ जाएगा, के ए एप्सिलॉन अपॉन डी नीचे आ गया, इसका आ जाएगा एल एन टी प्लस एक्स, 0 से डी, डी रखेंगे तो 2d आ जाएगा, 0 रखेंगे तो डी आएगा, तो 2 एल एन 2 आ जाएगा। तो के ए एप्सिलॉन अपॉन डी एल एन 2। अब क्या दिया हुआ है, किससे मिलाना है भाई? अल्फा की वैल्यू क्या है? 1 आ गई, तो अल्फा इज 1। तो आपको इंटीग्रेशन पढ़ा दिया कि चल रहा है? चालू ही नहीं हुआ है? अच्छा, अभी तक इंटीग्रेशन चालू भी नहीं हुआ है। ठीक है, हमारे फिजिक्स में तो कोई फायदा नहीं हो रहा, आगे बढ़ो। सीरीज बन जाएगी, इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना सीख जाओ। नहीं नहीं, एन एन तक का सीरीज बनेगा। एक विद्यार्थी ने किया था जिसने सीरीज बना के भी सॉल्व किया है। उस सीरीज को ऐड करने के लिए उसने टर्म्स बनाई कुछ ऐसे, पैरेलल, ऑड नंबर वाले, फिर इवन नंबर वाले, ऐसे कुछ गणित लगाया, कुछ मैथ लग गया, मतलब सीरीज से जाना चाहते तो सीरीज मैथमेटिक्स चाहिए फिर। ठीक है, अब बताइए इसके पार्ट 1 में कुछ रह गया? और 12 नंबर में क्या कह रहे हो? हाँ, एरर आ गया, बता देता हूँ, ये लो, कोई एरर नहीं रहना चाहिए। एरर का कोई सवाल हो तो कैसे करना है देखना जरा। C1 2000 प्लस माइनस 10, C2 3000 प्लस माइनस 15, वोल्टेज 5, .02। परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सीरीज में कनेक्टेड है और एनर्जी स्टोर के बारे में पूछ रहे हैं। तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। तो यहां तक तो आप लोग जानते हैं, बस एरर ही निकालने की दिक्कत थी। अभी देखो कैसे दूर होते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। ऐसा आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो डी यू बाई यू
ये 0 हो गया, dc1 बाई c1 dc2 बाई c2 माइनस आ गया d ऑफ c1 प्लस c2 अपॉन c1 प्लस c2 प्लस 2 dv बाई v। जब छोटे चेंजेस का हिसाब चाहिए, परसेंटेज निकालना हो, लॉग ले लो दोनों तरफ और कर दो डिफरेंशिएट। किसके रेस्पेक्ट में करना है? सीधे ही, बिना किसी की रेस्पेक्ट, किसी का कोई रेस्पेक्ट नहीं करना है ना, सीधे कर देना है। तो ऐसा हो जाएगा। कोई कहेगा मैं टी के रेस्पेक्ट, तो सबके नीचे dt dt आएगा, dt काट देंगे, है ना। अब हमारे को इसका परसेंटेज चेंज चाहिए, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे, बाद में कर लेंगे, पहले हिसाब लगा दो। वैल्यू क्या पुट करना है ये देखो, तो dc1 अपॉन c1, तो इसमें से पढ़ेंगे, ये चेंज है ना 10 और अपॉन 2000। अच्छा देखो, इसको इसी से डिवाइड करेंगे तो यूनिट का लफड़ा खत्म। कोई 10 की पावर वगैरह कुछ होगी तो सब आपस में कट जाएंगे, चेंजेस ही है ना, तो सीधा सीधा आपस में ऐसा हो गया। अब dc2 अपॉन c2, देखो यहाँ पे प्लस और माइनस दो चीजें थी, हमने पसंद किया प्लस, प्लस हमको अच्छा लगा, ले लिया हमने। फिर इसमें भी प्लस ले लेते, 15 अपॉन 3000। फिर यहाँ पर माइनस साइन आ गया। अब बात इतनी सी कहना चाहते हैं कि अगर यहाँ पर माइनस आ गया, अब आपने dc1 का साइन पहले सेलेक्ट कर लिया प्लस, अब दोबारा नहीं कर सकते हो कि यहाँ पर मैं उसको माइनस ले लूं। अब dc1 प्लस पहले सेलेक्ट हो गए, तो वापस से वो प्लस ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्लस का 10 आ जाएगा, dc1 प्लस dc2, तो 10 प्लस 15 दोनों प्लस लेने पड़ेंगे। c1 प्लस c2 5000 प्लस 2 इंटू dv 0.02 डिवाइडेड बाय 5। इस तरह से आप निकाल लेंगे। अब इसमें एक चॉइस आपके पास ये है कि अगर आप इसको माइनस सेलेक्ट करते हैं इन दोनों को और ये प्लस रखते, तो किसमें ज्यादा आएगा वो वाले लेना है, ठीक है, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि इनमें फर्क पड़ रहा है। अगर ये दोनों माइनस के लेंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, तो कौन सा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और फिर ये सब्ट्रैक्ट होगा। अभी ये तीनों ऐड हो गए, ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो ओवरऑल किस में फायदा हो रहा है वो सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें फायदा हो रहा है क्या, इसी में सबसे ज्यादा आ रहा है। अब 100 से गुणा कर लेंगे, तो क्या आ रहा है इसका आंसर। इसमें आंसर करेक्शन है क्या, देखो शायद पहले तो था, भी हो गया कि नहीं हुआ पता नहीं, है ना। तो प्लस माइनस के अंदर बात ये होती है कि एरर प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है। हमें ऐसा लिखना होता है जिससे सबसे बड़ा आंसर आए। तो सबसे बड़ा आंसर किस में आएगा, इसके लिए चेक करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर मैंने प्लस वाली वैल्यूज दी है, तो ये आया। सेम ही क्वांटिटी के दो साइन नहीं सेलेक्ट कर सकते। अगर सपोज करो कि कुछ और होता, C1 C2 की जगह D1 D2 होता, तो फिर मैं उनकी माइनस की वैल्यू लेता, तो ये फिर प्लस हो जाता। अब dc1 dc2 तो पहले ले चुका हूं, अब थोड़ी ले सकता हूं। सेम क्वांटिटी दूसरी बार आएगी तो उसका साइन नहीं सेलेक्ट कर सकते, नई क्वांटिटी का साइन सेलेक्ट कर सकते हो ताकि ज्यादा आंसर आए, ठीक है। इसके आधार पे सॉल्व करके देखना। 1 पॉइंट और पीछे क्या दिया है, 2.3 गलत दिया है, उन्होंने ये जोड़ दिया होगा लगता है। इसको जोड़ के देखो, माइनस की जगह प्लस लगा के देखो, तो आपका 2 पीछे वाला आंसर आ रहा होगा, आ रहा है ना, और गलत हो जाएगा ऐसे, पीछे वाला आंसर गलत है, ठीक है। इसको सही कर लेंगे। आईआईटी की तरफ से आंसर तो घोषित हो ही चुके हैं,
आप खुद भी चेक कर सकते हो कि सही आंसर क्या है। ठीक है, कई बार ऐसा हुआ है कि आईआईटी ने लास्ट मोमेंट में आंसर चेंज किया है। मतलब पहले उन्होंने आंसर की जारी करी, बच्चों ने देख लिया, फिर लोगों ने आपत्तियां दर्ज करी, फिर जिस दिन रैंक लिस्ट लगाने लगे उस दिन उन्होंने करेक्टेड आंसर भी करेक्ट करके रैंक लिस्ट भी लगा दिया कि जो सुनना था सुन लिया, अब ये है देख लो। तो जो आखिरी वाली लिस्ट आती है ना, उस समय आंसर चेंज होकर के आ सकते हैं, तो कई बार वो करेक्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और इसके आगे बताइए। अब पार्ट 2 में आ जाइए। पार्ट 2 में कोई क्वेश्चन? फर्स्ट का आंसर भाई, ये आंसर गलत दे रखा है, कह रहे कि बोनस वोनस हुआ है शायद। ये अपन ने जो तरीका बताया वैसे कर नहीं रखा है ना, इन्होंने वैसे दूसरे तरह से कर रखा है ना। ऊपर वाले दोनों को अलग करना है, नीचे वाले दोनों को अलग करना है, फिर उसका एक मिनट निकालना है, तो वैसा आंसर कोई भी नहीं है शायद। कोई नहीं है ना, तो नहीं है तो उससे बोनस हो जाएगा फिर तो ये। देखो मेंस वालों को पता नहीं है कि ऐसा करना होता है। मतलब उन्होंने भी कोई पेपर कहाँ से बनाया हुआ क्वेश्चन, ये ऑनलाइन में उनके पास क्वेश्चन बैंक होगा, तो उन्होंने चेक ही नहीं किया होगा। क्योंकि क्वेश्चन बैंक में मैंने देख रखा है कई जगह गलत है, ये कई किताबों में गलत लिखा हुआ है। तो आईआईटी ने तो सही करवा रखा है, मेंस वालों ने नहीं करवा रखा। अब इसका आंसर लोगों ने आपत्ति दर्ज किया होगा, जब ये आंसर आया होगा तो कुछ ने आपत्ति दर्ज किया होगा, तो नया आंसर आया होगा इसका, तो वेरीफाई करके देखना। हालांकि मेंस वाले थोड़ी बेईमानी भी कर जाते हैं, नहीं मानते। तो आंसर तो इसका कोई भी नहीं आ रहा है ना। ठीक है, और बताइए। मेंस के कैपेसिटर के क्वेश्चन कैसे हैं? इजी, बहुत सीधे साधे हैं। क्या इसमें कोई वो आए क्या, डी वेक्टर? नहीं है। अगर इसमें नहीं है इसका मतलब ये मत सोचना है कि ये शीट कंप्लीट हो गई है। मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि ऑनलाइन के सारे क्वेश्चंस का रिप्रेजेंटेशन इस शीट में नहीं है। अब ऐसा मत सोचना कि 2022 में बस यही सवाल है, 2022 में बहुत सवाल है, इतने सारे सवाल है कि वो शीट के अंदर सारे सवाल की बराबरी कर देंगे, है ना। सारी शीट में से यही हिस्सा मोटा हो जाएगा, आखिरी वाला ही। तो इसलिए मैंने पहले ही कहा आपसे कि अगर और कोई लोग कहते हैं मैं किस किताब से करूं, थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, रिवाइज करना चाहता हूँ, तो मेंस के ही ऑनलाइन के बहुत क्वेश्चन है, आखिरी दिनों में आप नहीं कर पाओगे। अभी टाइम मिलता रहता है छोटा मोटा बीच बीच में, तो कर लो। ठीक है कि नहीं? 12th वालों की टाइट सिचुएशन रहती है एकदम, आते ही बोर्ड आ जाएगा, फिर हर चीज संभालनी पड़ती है। तो जो अनसिस्टमेटिक होगा उसका सीधा 1 साल का जंप लगेगा। ठीक है, देखो टाइम हमारी इच्छा शक्ति से पैदा होता है, 24 घंटे से ज्यादा किसी के पास भी नहीं है। पर जैसे इच्छा होती, जैसे आपको पता होगा कि एग्जाम टाइम में आप पढ़ाई करते हो, और 2 दिन पहले जो आपका टेस्ट पेपर आता है उससे 2 दिन पहले जो आप पढ़ाई करते हो, तो उन्हीं 2 दिन में टाइम आपको खूब सारा मिल जाता है ना, बहुत सारे आप सवाल रिवाइज कर लेते हो। मतलब जितना रोज करते हो उसकी अपेक्षा उन 2 दिनों में जो लोग मेहनत करते हैं आखिरी के दिनों में, कुछ लोग तो उनसे भी मतलब नहीं है, ठीक है जो चल रहा है चलने दो, नहीं करना रिवाइज, ऐसे ही पेपर में घुस जाते, है ना। उनकी नहीं कह रहा हूँ, पर जो लोग सीरियसली लेते हैं बात को, कुछ आखिरी दिनों में भी पढ़ते, तो आपने देखा 2-3 दिन में आप बहुत पढ़ लेते हो, जितना हफ्ते में शुरू में नहीं पढ़ते हो। तो ये इच्छा शक्ति से फर्क पड़ता है, जैसे मन मन करता है तो बहुत टाइम मिल जाता है, नहीं करता है तो कुछ नहीं मिलता है। तो ये डिस्कशन हो गया अपना कैपेसिटर की शीट का, HLP रह गया बस, बाकी सब हो गया। ठीक है।
और कुछ तो नहीं दिया था, बस इतना ही था। अपन ने पिछली क्लास में स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा था, उससे जुड़े हुए सवाल कर रहे थे। करते हैं सवाल, ये लीजिए। ये एन साइडेड एक पॉलीगन दे रखा है जिसमें करंट आ ही जा रहा है। अब मैं सारी साइड तो दिखा नहीं पा रहा हूं, 1 2 3 दिखाए और इधर से पहुंचे तो n-1 और n होगी। एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें ये साइड आपके सामने कुछ दिखाई गई है, कुछ छुपाई गई है। इधर से आ रहा है, मतलब वो पूरा दिखाया नहीं। एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, ये जो सेंटर है वो यहां से इस कॉर्नर से r डिस्टेंस के ऊपर है। ये डिस्टेंस हमने r ले लिया है। अब आपसे सिंपल सा सवाल पूछा है कि ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, यहां पर इस रेगुलर पॉलीगन की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन है, ऑफ एन साइड्स। आई करंट है इसके अंदर, सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। बहुत ही सरल सा छोटा सा सवाल है ये, जानकारी रखने वाला तुरंत कर देगा। ऐसे हर एक चैप्टर में कुछ आसान आसान चीजें होती है, वो हमें करनी आनी चाहिए। फॉर्मूले की याद होने से वो आसान होती है। लिख दिया आंसर। अब हम मिलाते हैं कि कैसे लिखते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो हमें डायरेक्शन का काम देख लेना चाहिए कि डायरेक्शन क्या रहेगा। तो आपको ये बताया गया था कि जो स्ट्रेट वायर रहता है जिसमें
जिधर करंट जाता है उधर से उसको पकड़, जैसे पेन में ऊपर करंट जा रहा है तो इस पेन को पकड़ लेते, ऐसे पकड़ लिया। ऐसे पकड़ने के बाद जो आपका फिंगर जैसे घूम रही है मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ ऐसा रहेगा, तो इसमें करंट यूं जा रहा है, तो इसको यूं पकड़ लिया हमने, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूं जाएंगी, तो इस पॉइंट पे आपकी तरफ आ रही, फिर इस वाले को पकड़ेंगे इसमें भी बाहर की तरफ आ रहा है, तो ऐसे करके सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। अच्छा एक और तरीका है, अंगूठे को इधर रखा तो फिंगर ने डायरेक्शन दिया, फिंगर को यूं रखेंगे तो अंगूठे से डायरेक्शन आ गया, यूं घूम रहा है ना चारों में, तो सबका मिला के यूं है, ऐसा आ गया। तो ऐसे करंट जाएगा, तो फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखा तो अंगूठे से मिल गया, और अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखा तो फिंगर से मिल गया, ठीक है। और नहीं तो अपने फॉर्मूले पे जाओ, फिर बायोट सेवर्ट लो, वो क्या कहता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर, तो डीएल वेक्टर इधर है, आर वेक्टर इधर है, तो डीएल क्रॉस आर ऐसे ऊपर आ गया, ऐसे देख लीजिए आप, जैसे चाहे वैसे देख लीजिए, आंसर है कि वो इधर है। अभी टोटल क्या करना है, हर एक का बराबर बराबर होगा, एक का लिख के एन से गुणा कर देना और कुछ नहीं, तो टोटल बी जो है एन टाइम्स ऑफ बी वन हो जाएगा, वन का लिखोगे और उसको एन से गुणा करोगे तो आंसर आ गया। बस अब अपना सवाल एक पे आ गया, पॉलीगन में से एक पे पहुंच गया, अब एक का कैसे लिखें, बस इतना सा रह गया। तो एक में आई करंट जा रहा है, सेंटर से इसका डिस्टेंस आर दिया हुआ है, ये वाला डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है, तो हम ये जानते हैं कि ये वाला एंगल पाई बाय एन होगा और ये वाला एंगल भी पाई बाय एन होगा, टोटल एंगल 2 पाई बाय एन होगा, आधा एंगल पाई बाय एन होगा। तो अब अपन को फॉर्मूले में b1 रखना है, तो b1 का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर परपेंडिकुलर, तो ये हो गया आर कॉस पाई बाय एन, आई अपॉन आर परपेंडिकुलर, आर कॉस पाई बाय एन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, इनटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, चलो ट्वाइस हो जाएगा, दोनों एंगल बराबर है, साइन पाई बाय एन, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा उस परपेंडिकुलर लाइन के साथ दोनों एंड का एंगल होता है अल्फा बीटा, दोनों बराबर है, तो रख दिए यहाँ पर, ये b1 की वैल्यू की इसको n टाइम्स कर देंगे, तो यहां से जो हमको मिल गया वो हमने लिख देना है, तो क्या लिखूं मैं आपके लिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है, 2i अपॉन आर साइन 10 लिख लूं, 10 अच्छा लगता है, n तो लिखूंगा ही और 10 भी लिखूंगा, ठीक है कि नहीं। अच्छा एक काम और कर सकता हूँ मैं आपके लिए, सुंदरता ला सकता हूँ कुछ और, आपको अच्छा लगेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r 10 पाई बाय n डिवाइडेड बाय पाई बाय n, अभी कैसे लग रहा है देखो, अच्छा लग रहा है ना। अगर मैं आपसे कह दूं कि n साइड इनफाइनाइट हो गई, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये तो रिंग का आंसर आ गया,
है ना। एन साइड के पॉलीगन से एन अगर इंफिनिटी पे चला गया तो रिंग का आंसर आ गया। ऐसे फिर मैं आपको स्क्वायर का पूछ लूंगा तो एन की जगह 4 रख दोगे। स्क्वायर का भी लिखने में क्या जाता है, अच्छा आंसर आएगा। ऐसे ट्रायंगल का, स्क्वायर का, सबका आ गया, सर्कल का, बहुत सारी वस्तुओं का फॉर्मूला बन गया ये। पर ये कहाँ के लिए बना है, सेंटर ओनली, हर कहीं पर नहीं, सिर्फ सेंटर पर। अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं तो देखना बहुत सारे लोग नहीं लिख पाएंगे। फिलहाल ये तो आंसर लिख ही दिया हमने, म्यू नॉट आई अपॉन 2r 10 पाई बाय n अपॉन पाई बाय n। अब मैं इसके आगे बढ़ना चाहता हूँ, एक और सवाल लेना चाहता हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो पॉलीगन हमने लिया ना, अगर वो ऐसा होता, वन टू थ्री n और n-1, फिर यूं करके ये पूरा आ गया ना इसे। अब इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूरी पर इसके एक्सिस पे पूछा है। ठीक है, आसानी सवाल है वैसे तो। ये जो रेगुलर पॉलीगन है, इस रेगुलर पॉलीगन में करंट आई जा रहा है, इसमें आई करंट जा रहा है भाई, ऐसे जा रहा है। इसकी वजह से हमको इसके एक्सिस के ऊपर किसी एक्स डिस्टेंस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। ठीक है, देखिए देखिए जरा क्या होता है।
अरे देखो इधर ध्यान से, है ना, कितनी बार घंटी बजा, तो ऐसा कहना चाहते हैं कि फॉर्मूला तो वही लगना है एक स्ट्रेट वायर का, हमारे को सबको याद है, बस लगा के दिखाना है और कुछ नहीं है। तो ये थोड़ा सा क्या हो रहा है कि सोचने में 3D वाला मामला आ रहा है, तो इसलिए दिक्कत आ रहा है। तो इसके लिए मैंने ये चित्र बनाने का प्रयास किया है, इसमें कई ट्रायंगल बन रहे हैं, आपको ध्यान से दिख रहा होगा। सबसे पहले तो ये वाला जो पॉइंट है ना सेंटर, इसको मैंने ओ नाम दिया है, वो यहाँ दिखा दिया है। मुझे पता है कि एक साइड का निकाल लूं पहले, फिर सबका कर दूंगा मैं हिसाब, है ना। अभी ये वाली साइड आर और आर हो गया, तो ये आर और आर हो गया। तो ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है रेगुलर पॉलीगन वाला, वो अपना ट्रायंगल है ओ ए बी। ओ ए बी अपना वो ट्रायंगल है जो रेगुलर पॉलीगन वाला बनता है। उससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया तो उसका मिड पॉइंट आ गया, ये अपने वायर का मिड पॉइंट हो गया, सी पॉइंट नाम रखा मैंने इसका। तो ओ सी की वैल्यू मुझे मिल गई, है ना। ओ सी की वैल्यू होगी आर कॉस पाई बाय एन। तो सेंटर से उस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो सीपी होगा। जिस भी पॉइंट पे आप पता करना चाहते हो उस पॉइंट से इस वायर पे परपेंडिकुलर डालोगे, तो इस पी पॉइंट से इस वायर पे परपेंडिकुलर डालोगे तो मिड पॉइंट पे पड़ेगा, मिड पॉइंट पर पड़ेगा ना परपेंडिकुलर। तो इसका डिस्टेंस भी चाहिए ना आर परपेंडिकुलर फॉर्मूले में, तो इसकी वैल्यू सीपी के बराबर होगी। तो अब आपको ओ सी पता है, ओपी पता है, तो सीपी मिल जाएगा। ओ सी कितना है, आर कॉस पाई बाय एन। तो सीपी कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई बाय एन। ये सीपी की वैल्यू हो जाएगी ना, सीपी की वैल्यू हो गई। अच्छा बताओ कि एसी की वैल्यू क्या होगी, एसी आर साइन पाई बाय, आर साइन पाई बाय एन, एसी की वैल्यू है कि नहीं, आर साइन पाई बाय एन। अच्छा ये बताओ कि एपी की वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, हाँ वो इस वाले ट्रायंगल से आ जाएगा। ये वाला भी 90 डिग्री यहाँ पर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये वाला आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से एपी स्क्वायर आ जाएगा। चलो ऐसे ही कुछ बातें हैं, ये मैंने हमने कुछ डिस्टेंस 3D में आ रहे हैं इसलिए ऐसा दिखा दिया। अब ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आया है इस तरफ, इसकी वजह से इसमें करंट यूं जा रहा है ए से बी ऐसे, तो ए से बी जाएगा तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूं घूम रही होगी, तो यहाँ से इसको जो ज्वाइन करने वाला लाइन है उसके परपेंडिकुलर होगी ऐसे। तो ये जो ब्लू लाइन है ना इसके परपेंडिकुलर है ये, ठीक है, ब्लू लाइन के परपेंडिकुलर है ये मैग्नेटिक फील्ड। तो ब्लू लाइन का इसके साथ कुछ एंगल होगा थीटा, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरफ 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि इधर वो 90 डिग्री है ब्लू लाइन के साथ। तो मैग्नेटिक फील्ड ब्लू लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ब्लू लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के साथ 90 माइनस थीटा एंगल बना रहा है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो एक्सिस के लॉन्ग और एक एक्सिस के परपेंडिकुलर। जब ऐसे चक्कर कटाएंगे सबको तो परपेंडिकुलर वाले आपस में आमने सामने आ जाएंगे, कट जाएंगे, तो जो सिर्फ एक्सिस के पैरेलल रहेंगे वही सब जुड़ेंगे। तो जैसे इस वाले की वजह से यू है,
फिर थोड़ा यूं जाएंगे तो ऐसे घूमता जाएगा, इस एक्सिस के बोट ऐसे बी घूम जाएगा। तो अपन एक तरह से हर एक बी के दो कंपोनेंट कर लेंगे, एक तो एक्सिस के लॉन्ग, एक परपेंडिकुलर। हर एक में एक कंपोनेंट तो एक्सिस के लॉन्ग आ ही जाएगा, और परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट घूमते जाएंगे थोड़े, क्योंकि ऐसे घूमते हुए जा रहे हैं, वो कैंसिल हो जाएंगे। तो सिर्फ अपन उधर वाले का हिसाब चाहते हैं, है ना। तो टोटल बी क्या हो जाएगा, बी नेट एन टाइम्स बी साइन थीटा, एन टाइम्स बी साइन थीटा। बस ये अपन को लिखना है, इसमें थीटा हटाना है और बी का वैल्यू रखना है, एन तो जानते ही। अब हम बारी बारी लिखते हैं, देखिए क्या लिखते हैं। एन की जगह एन रख दिया। अब मैं एक स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला यूज करना चाहता हूं बी लिखने के लिए। फॉर्मूला बहुत सीधा होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। आर इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है, वो है सीपी। सीपी कहाँ है भाई, ये रहा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई बाय एन। ये मैंने लिख दिया भाई। अब साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये वाले एंगल हो जाएंगे, ये है अल्फा और ये है बीटा। अल्फा बीटा तो बराबर ही होंगे। अब मुझे साइन अल्फा चाहिए, तो साइन अल्फा चाहिए तो आप सीपी और एपी का रेशो हो जाएगा ना, कॉस अल्फा, एसी अपॉन एपी। एसी अपॉन एपी से साइन अल्फा आएगा, तो ट्वाइस ऑफ साइन अल्फा एसी अपॉन एपी। एसी ये रहा आर साइन पाई बाय एन अपॉन एपी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक हमने क्या लिखा अभी है, बी का वैल्यू। अभी साइन थीटा बाकी है ना। साइन थीटा तो देखो जरा दिख रहा है, साइन थीटा में वो ब्लू लाइन जो है उसका थीटा है वो आर कॉस। ये वाला ट्रायंगल बना ना ब्लू वाला, ये राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पर, तो ये हो गया। तो आर कॉस पाई बाय एन तो परपेंडिकुलर हो गया अपॉन सीपी, ठीक है। आर कॉस पाई बाय एन अपॉन सीपी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई बाय एन, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये तो रहता ही है, एन इंटू आई 2 ni आर स्क्वायर साइन पाई बाय एन कॉस पाई बाय एन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई बाय एन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो पॉलीगन हमने बनाया ना, इसका एरिया पूछूं मैं आपसे, एरिया, तो एरिया कितना हो जाएगा, एन टाइम्स, इसका एरिया हो जाएगा एन टाइम्स एक ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर साइन 2 पाई बाय एन, है ना, 1/2 आर स्क्वायर साइन 2 पाई बाय एन। तो इस एरिया को मैं लिख सकता हूं n/2 आर स्क्वायर 2 साइन पाई बाय एन कॉस पाई बाय एन।
2 से 2 उड़ गया, तो n इंटू आर स्क्वायर साइन पाई बाय एन कॉस पाई बाय एन, n इंटू आर स्क्वायर साइन पाई बाय एन कॉस पाई बाय एन, ये तो इसका एरिया हो गया। इस पॉलीगन का एरिया कितना है? ये तो खैर एक आंसर तो लिख ही दिया जो हमें चाहिए था, थोड़ा इसकी सुंदरता लाना चाहता हूं और, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2IA, ये सारा न्यूमरेटर वाला तो एरिया में चला गया, 2IA डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई बाय एन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा न्यूमरेटर सही कर दिया हमने। ये जो आंसर आया हमारा, ये सभी के लिए आ गया, बहुत तरह के केसेस आ गए। अगर ये रिंग होती तो क्या होता फिर? रिंग होती तो एन इनफाइनाइट इस पर रख देते, यहां पर ये तो 0 हो गया ना, cos 0 1 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, वहां एरिया तो आ ही जाता पाई आर स्क्वायर। ठीक है, समय बीत गया आज तो हमारे क्लास, क्या कर रहे हैं, टाइम तो है नहीं हमारे पास। ठीक है, आप लोगों की क्लास है, मेरी भी क्लास है, तब आप लोग करेंगे क्या, एक डीपीपी कर लोगे? एचएलपी में कितने क्वेश्चन है? तेरह ही क्वेश्चन है, तो 7 क्वेश्चन करो, है ना, 7 कर लो और एक डीपीपी कर लो। एचसीबी वगैरह निपटा के बैठे हो गया? कैपेसिटर का आगे नहीं हुआ था? कैपेसिटर वाला जो चैप्टर है एचसीबी में, वो कर लेना, कुछ तो कर ही रखा है, बाकी जो बचा वो कर लेना। ठीक है, काफी सवाल तो शीट में आ गए, कुछ ही सवाल मिलेंगे ना।